क्या स्टार्ट करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। अब बोलोगे टू वेरिएबल्स क्या, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज। अच्छा, ये क्लास जो है वो हिंदी मीडियम मैथ्स के लिए है, बट हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुक के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि आप कभी कभी बुक जो कंसल्ट करते हो उसमें इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर लिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये शायद आपके चैप्टर 4 है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में कुछ ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया जाए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा। इसका मैं आपको एक डिटेल बता दूंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ। ऐसे तो आप लोग समीकरण को, लैखिक समीकरण को सॉल्व करते ही हो बहुत क्लास बैक के पीछे के क्लासों से, बट थोड़ा सा जानकारी जो आपकी थ्योरी का है थोड़ा बता देने से क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा। अच्छा, अब देखो जब भी कोई समीकरण है उसमें जो अज्ञात राशि वाले हैं उनको ज्ञात करना, फिर जो वास्तविक संख्याओं का प्रयोग होता है उनका इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इसमें बधी होती हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि दो चरों का अगर मैं एक समीकरण लिखूँ, ठीक है, दो चरों का अगर मैं एक रैखिक समीकरण लिखूँ, यानी कि टू वेरिएबल्स वाले अगर मैं कोई एक लीनियर इक्वेशन लिखूँ तो वो समीकरण क्या होगा, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका एक रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप कहलाता है। अब इसमें इसी में आपका a, b और c ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, या आप बोलो कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं। अब जब ये ऐसी सिचुएशन है और मैं ये भी कहूँगी साथ में कि a जो है b 0 के बराबर नहीं है, साथ ही साथ आपका b भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं मान लो बोलूँ कि कोई भी, इट इज़ वेरी इजी, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या 2x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है, आपके एक रैखिक समीकरण है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि या तो तुम इसको इधर ले आओ, -7 इक्वल टू कर दो, या सारी चीज़ों को एक साथ ले जाओ, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। ठीक है, जो हमारा बेस फॉर्म होता है वो हमारे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई समीकरण ऐसा भी हो सकता है, या आपका कोई समीकरण ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं, ये रेखिक समीकरण है, या आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब मान लो कि अब मान लो कि मैं ऐसी कंडीशन, देखो मेरे पास क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो मेरी कंडीशन है। लेकिन मान लो इसी में अगर मैंने आपको ये कहा कि a तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन b अगर 0 हो गया तो समीकरण कैसे परिवर्तित होगा, तो समीकरण परिवर्तित होगा कैसे होगा, समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ax तो ऐसा ही रहेगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 वाला टर्म तो गया, y वाला टर्म गया, तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चर यानी कि एक वेरिएबल वाला है समीकरण हुआ, तो हम बोलेंगे ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा समीकरण जो है, समीकरण एक चर यानी कि जो मेरा x है वाला समीकरण है। ठीक है, एक चर वाला मतलब एक सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन मान लो कि कुछ ऐसी है कि a तो हमारा इक्वल टू 0 है, बट b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इस पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, a वाला कंडीशन 0 हो जाएगा, यानी कि बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये पुनः रैखिक समीकरण ही कहलाएगा, एक रैखीय ही समीकरण कहलाएगा, लेकिन वो एक चर x का था, ये एक चर y का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दो चरों में दो रैखीय समीकरण बनते हैं। एक बार ध्यान से रखना, जितने सारे हमारे पास चर होंगे उतने सारे हमारे पास समीकरण होते हैं। यानी कि मैं आपको बोलूँगी कि अगर हमारे पास दो चर के दो रैखीय समीकरण होंगे, रैखीय
समीकरण समीकरण होंगे, ठीक है, दो समीकरण होंगे। तो ऐसे समीकरणों का युग्म होगा, कपल है ना, पेयर बनेगा। तो हम ऐसे समीकरण के युग्म को युगपत समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ऐसे युग्म होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, युग्म को हम क्या कहते हैं, युग्मपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो, जब हमारे पास युगपत है और हम ये कहेंगे कि दो चरों के पास दो रेखीय समीकरण होंगे, तो इसका मतलब एक वन का सेट होगा और एक टू का सेट होगा। यानी कि हमारे पास A1 B1 C1 होगा और एक हमारे पास A2 B2 और C2 होगा। कैसे होगा, तो हम कहेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और जिसमें हम कहेंगे कि जिसमें ये जो आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे रियल नंबर्स है, ठीक है। अब ऐसे होंगे जैसे कि आपके A1 स्क्वायर ले लो और B1 स्क्वायर ले लो, ये इक्वल टू 0 के नहीं होंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर जो 0 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इनको हल करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जिसमें आप बोलोगे एक आलेखीय विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होती है। यानी कि एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक बीजगणितीय मेथड होता है, ठीक है। ये जो आपके दो चर है ना, ये जो ग्राफ पेपर आती है, इस बार हम लोग आपको ग्राफ पेपर में सॉल्व कराना सिखाएंगे। ये आप कोई भी बोर्ड में चले जाओ, आप कोई भी बोर्ड में जाओगे, आपको ये ऐसे ही सिखाया जाएगा, ठीक है। एक आपका एक ग्राफिकल मेथड होगा और एक आपका जैसे हम लोग करते हैं ना बीजगणितीय मेथड, वैसे करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ऐसे चर है ना, दो चरों वाले रैखीय समीकरण को हल हम दो मेथड से कहते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक आलेखीय, जिसे हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ग्राफीय विधि, ठीक है, या ग्राफिकल मेथड। और दूसरा हम कहेंगे बीजगणितीय विधि। अब ये बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तो वो जब हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे, अभी से आप इतना ही जानो, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा हमारे पास क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब उसमें x का हम जो है अलग अलग मान लेते हैं और y को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी। मान लो कि एक लाइन हमारी ऐसी ड्रॉ हुई है, मैंने इसको क्या माना, इसको x माना और इसको y माना, ठीक है। इसके लिए मान लो कि हमारे पास कोई एक लाइन बनती है, वो इस प्रकार की बनती है। इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, ठीक। अच्छा, ये -x होगा और ये -y होगा, ये तो हमें पता है। तो ये हमारी पहली वाली इसके लिए है और ये वाली हमारी दूसरी वाली इसके लिए है, ठीक है। ये हमारी इसके लिए। अब जब दोनों ग्राफ को मैं दोनों लाइंस को एक ही में ग्राफ में ड्रॉ करूँगी, तो ये कैसे कटेगी, ये कटेगी, एक ऐसे कटेगी सीधी जाएगी और एक ये ऐसे कटेगी ना। तो ये तो आपके पहले वाले के लिए है और ये वाली आपकी दूसरे वाले रेखीय समीकरण के लिए है। ये हमारा y एक्सिस, ये -x, ये -y और ये +x है, ठीक है। लेकिन कटी कहाँ पर, कि कटी इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि प्रतिच्छेदित बिंदु, और ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। और ये क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाएं और प्रतिच्छेदित बिंदु है। अब जब ऐसी कंडीशंस हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, एक पर्टिकुलर मान मिला है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो मान है, ये आपके ये जो x और y इन दोनों में है, दो चर, इनका मान है,
क्लियर। लेकिन मान लो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ये जो हमें दोनों का सॉल्यूशन मिला वो एक तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है, ये वाली है, ठीक है। तो दोनों देखो समांतर रेखाएं हैं ना, एक की है ये दूसरे वाले समीकरण की है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं। तो जब ये काट ही नहीं रही हैं तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं, तो ये अनंत में जाके मिलेंगे। तो इसका क्या है, इसका हल कैसा होगा आप मुझे बताओ। एक अब जब हमारे पास a1 x b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0 हो गया, या a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इजिकल टू 0 हो गया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, एक तो x की जो है अलग अलग मान देंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये सॉल्यूशन से हम लोग रेखाएं खींचेंगे। किसके ऊपर खींचेंगे रेखाएं? ग्राफ के ऊपर, ठीक है, आलेख के ऊपर। अब देखो 3 प्रकार से ये कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा हमने किया, इसमें 3 प्रकार की रेखाएं हमारी बनती हैं। मान लो कि एक जो ग्राफ है उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आया, एक ग्राफ का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आया, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा -y, ये हमारा -x, ये हमारा x। एक मान लो ये एक समीकरण का, इसको पहला समीकरण बोल दो, इसको दूसरा समीकरण बोल दो, और ये वाला हमारे दूसरे समीकरण का। इसी तरह तो ये एक पर्टिकुलर बिंदु पर कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं एक प्रतिच्छेदित बिंदु पर कटी हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा मान लो कि कुछ ऐसा है, ये तो हमारे वो हो गए, एक हमारा ऐसा जा रहा है और एक हमारा ऐसा जा रहा है। अब ये कैसी है? ये तो समांतर रेखाएं हैं। ये कैसे है? समांतर रेखाएं हैं। और एक ऐसा हो सकता है कि मान लो एक की तो ऐसे जा ही रही है, ये मान लो एक की है, ये मान लो दूसरे की है, एक तो हमारी ऐसी जा रही है और दूसरी भी ऐसी ही जा रही है, दूसरी भी ऐसी ही जा रही है, मतलब 1 ऐसा 2 भी ऐसा। तो ये कैसे हो गई? समपाती रेखाएं। ये कैसी हो गई? समपाती रेखा। समझ में आ गया? अब देखो ये कह रहा है कि ये जो हम लोग रेखीय समीकरण को हम आलेखीय विधि द्वारा जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा सॉल्व कर रहे हैं? आलेखीय विधि द्वारा। आलेखीय विधि द्वारा, या आप बोलोगे ग्राफिकल मेथड द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा जो सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 2 प्रकार के जो हैं युग्म बनते हैं। एक आप बोलोगे संगत युग्म, संगत युग्म, संगत युग्म यानी कि कंसिस्टेंट पेयर्स, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर बनते हैं। और दूसरा आपका इनकंसिस्टेंट या असंगत युग्म बनता है, असंगत युग्म, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट पेयर। जब ये इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो संगत युग्म। अब संगत युग्म जो होती हैं वो 2 एक है, एक तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी जिसमें अद्वितीय हल निकलेगा, और दूसरा आपकी समपाती रेखाएं जो हैं वो क्या बनेंगी? आपके अनंत हल निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है? आपके प्रतिच्छेदित रेखाएं, रेखाओं की एक बिंदु बनेगी तो एक आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जबकि अगर आपकी समपाती रेखाएं हैं तो वो क्या निकालेंगे? अनंत हल निकालेंगे, अनंत हल निकालेंगे। लेकिन जैसे ही ये असंगत युग्म यानी कि आपकी समांतर रेखाएं हैं तो वो क्या करेंगे? कोई भी आपका जो 2 रेखाएं होंगी वो क्या है? आपका कोई भी हल नहीं निकालेंगे, कोई भी हल नहीं निकालेंगे, ठीक है। जब ये कोई भी हल नहीं निकालते ना तो कंडीशन पता है क्या होती है आपकी? जैसे मान लो पहला वाला क्या था? प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो प्रतिच्छेदित बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु निकालेंगे, एक ही उसका अद्वितीय हल होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी आपकी? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। लेकिन जब आपके पास समपाती रेखाएं होंगी, एक के ऊपर तो अनंत हल मिलेगा, और अनंत हल मिलने के कारण a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप चेक करना है इसको। लेकिन जैसे ही हमारे पास असंगत युग्म आ जाता है और हमारे पास समांतर रेखाएं आ जाती हैं, तो आप बोलोगे कि समांतर रेखाएं आ जाती हैं, तो क्या हो जाता है? a1/a2 और b1/b2, परंतु इक्वल नहीं होता है c1/c2 के, ठीक है। क्लियर है? यानी कि
यानी कि आप कहोगे कि जब ऐसे कट रहा है तब तो हमारे पास एक अद्वितीय हल आ रहा है, जब ऐसे आ रहा है यानी कि दोनों एक के ऊपर ही एक है तो भी हमें अनंत हल मिलेगा, तो हमें अनंत अनंत हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, तो क्या हमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे कैसे, तो कैसे पुट करना होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई रेखीय युग्म है 3x, दो हमारे पास रेखीय समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0 और 4x प्लस 7y माइनस 11 इजिकल टू 0। ठीक है, अब अगर मैंने अगर इस कभी कभी क्या बोलता है कि इसकी प्रकृति ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करो, अगर मान लो कुछ ऐसा बोल दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। ईजी है, मान लो कि इसमें हमने x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 पुट कर दिया या रख दिया, तो 1 1 क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 2 माइनस 5 इजिकल टू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। और इसमें 4 प्लस 7 माइनस 11 इजिकल टू 0, तो 11 माइनस 11 इजिकल टू 0, तो यानी कि दोनों ही 0 हो गए। तो संतुष्ट, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और यह समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है। ठीक है, LHS RHS और समीकरण, अतः समीकरण के अभिष्ट हल है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, मैथ्स के कोर्स में आज का जो चैप्टर है हमारा वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, और इसमें इसे हम इंग्लिश में क्या जानते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये आपके क्लास 10th में शुरुआती चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10 का शुरुआती चैप्टर है आपके RBSC में, देख लेना। इवन आपको मिल जाएगा दूसरे बोर्ड्स में, राइट। सी बैकग्राउंड की हिस्ट्री तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट जो मेन फोकस है, जो मेन हमारा केंद्र बिंदु है, वो एक्चुअल में इसके जो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो देखना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली किस लिए है, ये जो यूक्लिड की जो प्रमेयिका है या इनका जो लेमा है, ये आपके वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं के विभाजन के ऊपर है, संख्याओं के विभाजन, या आप बोलोगे कि भागफल। ठीक है, भागफल के ऊपर है, यानी कि आप बोलोगे रियल नंबर्स के डिवीजन पर, रियल नंबर्स के डिवीजन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये बोलता क्या है। कभी कभी आप इसे एक डिवीजन एल्गोरिथम या आप कलन विधि के रूप में भी कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या आप बोलोगे कि कलन विधि के रूप में, कलन विधि के रूप में, कलन विधि के रूप में आपको ये कहीं ना कहीं किसी बुक में मिल सकता है। अच्छा, अब ये है क्या, मान लो कि हमारे पास एक अशून्य पूर्णांक है a। ठीक है, तो a को मैंने क्या बोला, एक अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक। ठीक, यानी कि आप बोलोगे कि कोई एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक, क्या a, यानी कि आप बोल सकते हो a नॉट इक्वल टू 0, और b और c कोई दो पूर्णांक है। ठीक है, b और c जो आपके हैं कोई दो पूर्णांक है। ठीक, b और c आपके जब दो कोई पूर्णांक है, तो ये जो आपकी प्रमेयिका है, ये प्रमेयिका क्या कहती है, ये प्रमेयिका कहती है कि b बाई ए इज इक्वल टू सी होगा, b बाई ए इज इक्वल टू सी होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि b जो होगा हमारा भाज्य होगा, b जो होगा वो हमारा भाज्य होगा, a जो होगा वो हमारा क्या होगा, भाजक होगा, और c जो होगा वो क्या होगा, भागफल होगा। ठीक है, ये सब किसका होगा, संख्या। तो जो b हमने अभी संख्या बताई है, b जो हमारे, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे तो संख्या ही हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हैं या संख्या है। ठीक है, तो b जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, a जो होगा वो भाजक हो जाएगा, और आपका c जो होगा वो आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रियल, जो वास्तविक रूप से यूक्लिड प्रमेयिका है या यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा है वो होता है। तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है गुणधर्म हमें जानने पड़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हमें जो बहुत ही आवश्यक है वो जानना है। क्या है वो? तो हम कहेंगे कि भाजकता के लिए आपके पास कुछ आवश्यक गुणधर्म है। आवश्यक गुणधर्म क्या क्या आवश्यक गुणधर्म है? पहला तो हमारा हो जाएगा ये प्लस माइनस वन वाला। पहला क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वन से किसी भी अशून्य पूर्णांक की संख्या में हम भाग दे सकते हैं। यानी कि प्लस माइनस वन से हम किसी भी नॉन ज़ीरो, किसी भी अशून्य पूर्णांक ठीक है, संख्या से भाग दे सकते हैं। संख्या से भाग, ठीक है, भाग लगाया जा सकता है। दूसरा वाला हम कहेंगे कि जीरो किसी भी संख्या से, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाया जा सकता है। जीरो से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जीरो से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता, भाजित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आप लोग क्लास 7 में पढ़े हो। ठीक है, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं वो आपके क्लास 7 में है। और अगर हम ये कहें कि ए और बी कोई भी शून्य नहीं है तो इन पर आप संक्रिया या भाजकता लागू कर सकते हैं ना। तीसरे नंबर पर ए और बी दोनों अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसमें हम भाजकता या आप बोलो कि संक्रिया लगा सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम क्या लगा सकते हैं? भाजकता या संख्या। यानी कि इसमें हम ये कहेंगे कि ए बाई बी में बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, पहली चीज़। और साथ में ए अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम कर सकते हैं, बट बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो फ्रैक्शन रहेगा वो क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब जब ए और बी कोई अशून्य पूर्णांक है और क्यू और आर कोई दूसरा पूर्णांक है, मान लो कि हमारे पास, अगर मेरे पास ए और बी क्या है? कोई भी अशून्य पूर्णांक है, नॉन जीरो अशून्य पूर्णांक, ठीक है। और साथ में जो सी या आप बोलो कि क्यू और आर जो है कोई दूसरा पूर्णांक है, अन्य पूर्णांक है, ठीक, कोई अन्य पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के। ए जो है बी क्यू होगा एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है हमारा एक धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक, या आप बोलोगे पॉजिटिव होगा, ए इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव होगा ना। और अन्य जो बी है धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर हमारा जो भागफल होगा क्यू और शेषफल होगा आर। क्लियर है ना? समझ में आ गया? यानी कि मैं कह रही हूँ, अब इसमें इसका जो एक्चुअली जो ऊपर की जो लाइन लिखी है मैंने, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें करना क्या है? एक आपका क्या है, ये जो आपका है पॉजिटिव है, यही तो मैंने अभी बताया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो धनात्मक पूर्णांक बी है दूसरा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जब इसको डिवाइड करेंगे या भागफल देंगे या विभाजित करेंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या होगा? क्यू होगा, और शेषफल जो होगा आर होगा, ठीक है। इसका मतलब ए को जब हम बी से करेंगे और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? भागफल क्यू आएगा और आपका जो शेषफल है वो आर होगा, ठीक है। तो और शेषफल आर हो गया या शून्य हो गया, ठीक है, या आपका भाजक जो बी से छोटा हो गया, तो क्या होगा? यानी कि आप बोलो कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई, जीरो से आर स्मॉलर देन बी, मतलब कि हमारा जो शेषफल आर या तो शून्य होगा या आपके भाजक से छोटा होगा, यानी कि आर जो है या तो शून्य या तो क्या हो जाएगा? भाजक जो आपका बी है, ठीक है, उससे छोटा, ठीक। अगर ये हुआ तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बी को ए से भाग देने पर हमारा क्यू जो है ऊपर भागफल के रहेगा, माइनस हम बी क्यू करेंगे तो हमारे पास आर बचेगा। ये है कुल इसका जो मैथमेटिकल व्यू है। अच्छा, अब इसमें देखो एक एक चीज़, क्यू क्या है? हमारा भागफल है, क्यू हमारा क्या है? भागफल है, ठीक है। ए क्या है? हमारा भाज्य है। बी क्या है? हमारा भाजक है। और ये जो आर है ये हमारा क्या है? शेषफल है।
ये सारा जो है आपका, ये आपका क्या लिखा था, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय। क्लियर है ना? अब देखो, कोई भी प्रमेयिका आती है, कोई भी लेमा आता है, तो उसका इनडायरेक्ट वे या औपचारिक बोलो या अनौपचारिक वे, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उन सबको भी देखेंगे। क्या है, जैसे मान लो इसने कहा कि पहला, अब बोलो कि इसका एक पॉइंट है जो कि कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम कहेंगे कि अगर दो ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तो दोनों से ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर से विद्यमान होते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि ए और बी जो भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यू और आर भी अन्य होंगे, क्यू और आर, ठीक है, अद्वितीय पूर्णांक होंगे, अद्वितीय पूर्णांक होंगे, जो कि कैसे होंगे, जो कि ऐसे होंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका क्या होगा, 0 से आर ऐसे, ठीक है। आर की अपनी कंडीशन होती है, आर की अपनी क्या होती है कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो क्यू हमारा हो गया भागफल, बी हो गया हमारा भाजक, आर हो गया हमारा शेषफल, और ए हो गया हमारा भाज्य। तो ये उसका पहला प्रमेय था, या पहला आप बोलोगे कि औपचारिक रूप, पहला क्या है, औपचारिक रूप। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सी, एक क्वेश्चन है इसी के अभी जस्ट जो बताया ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके ऊपर एक है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब देखो, अगर मैंने मान लिया सोल्यूशन में कि जो हमारा ए है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब हम इसमें करेंगे क्या, तो b इज इक्वल टू मेरा, अगर मैंने 3 लिखा होगा, तो ए और बी, ए एवं बी पर हम क्या कहेंगे, विभाजन प्रयोगिका करेंगे, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो जब हम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है। जहाँ पर मेरी कंडीशन थी 0 वाला, 0 से स्मॉलर देन आपका r होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे q कोई पूर्णांक होगा, कोई, अभी बोला ना अद्वितीय पूर्णांक हो सकता है, तो q कोई अन्य पूर्णांक है, ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, r इक्वल टू, एक एक करके r की वैल्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि r को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, और रखने के बाद हम क्या कर पाते हैं, देखो पहले r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो a इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, पहले r को 0 रखेंगे, तो r को 0 रखेंगे 3q प्लस 0, तो इज इक्वल टू तुम्हारा 3q होगा। a इज इक्वल टू, दूसरे टाइम पर देखो r इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और दूसरे टाइम पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका मतलब a के 3 वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अतः हम फाइनली पाए गई ना, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपके ये जो है ना क्या, 3q, a q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सन पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ कोई q कोई भी पूर्णांक है। अच्छा, एक बात बताओ कि यानी कि एक तुम्हारा ऑड हो जाएगा, ये जो इंटीजर है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और ये तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है। तो सम और विषम के रूप में बताएंगे। मान लो ए कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है, ये हमने माना, ये हमने क्या माना है, लेट, ठीक है। और तथा बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा 2, क्लियर। तो ए और बी में हम विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे,
आप प्रयोग करेंगे किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर, ए और बी के ऊपर, ठीक है। जब हम इसका ए और बी के ऊपर प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। तो आर की कंडीशन क्या थी, 0, ऐसे यही तो थी आर की कंडीशन। तो क्यू कोई हमारा पूर्णांक है, क्यू इज इक्वल टू कोई पूर्णांक है, ठीक है। और जब तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 0, 1 और 2 का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं, छोटा होना चाहिए ना। अब अप्लाई करो तो एक बार 0 का अप्लाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0, और दूसरे बार जब 1 का अप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि आर हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब मुझे दो चीज़ मिली, ए इज इक्वल टू 2q और ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि आपका q जो है एक पूर्णांक है और ये a इज इतना 2q, जब a हमारा सम पूर्णांक है। अब मुझे ये लिखूंगी मैं कि आपका, चूँकि आपका q क्या है, एक पूर्णांक है, यही ना बताया भाई, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो a इज इक्वल टू 2q तब होगा जब हमारे पास a एक सम होगा, सम पूर्णांक होगा, यानी कि इवन नंबर होगा। लेकिन जब भी हम सम है तो विषम भी होगा। विषम हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 को लिख सकते हैं। ए जब सम है तो विषम क्या हो जाएगा, विषम इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा, ए प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हम करेंगे 2a प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम। तो सम और विषम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से भाज्य है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कि कोई धनात्मक पूर्णांक q है और एक 2q प्लस 1 के रूप में है, जहाँ पे q कोई भी एक पूर्णांक ले लो, कोई भी एक इंटीजर ले लो, ठीक है। तो अगर मैं मानूँ कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 2q है या फिर आपका 2q प्लस 1 किस्म का है, ठीक है, जहाँ पर q क्या है, कोई भी पूर्णांक, कोई भी एक पूर्णांक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास स्थितियाँ होंगी या केस होंगे तो वो लिखते हैं स्थिति 1, यानी कि केस 1, जब हमारा n जो है 2q है, जब n हमारा 2q हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू आपका 2q स्क्वायर माइनस 2q, तो ये हो जाएगा आपका 4q स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2q कॉमन ले लो तो 2q माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2r, क्यों भाई, r इज इक्वल टू हमारा q 2q माइनस 1, ये हमने माना है, किसको माना है, r को माना है, ठीक है। अच्छा, अब स्थिति 2 देखो, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 जैसे कि मान लो कि n स्क्वायर तुम्हारा माइनस n इज इक्वल टू 2r, ठीक है। या आप ये बोलो कि जो सेकंड कंडीशन 2q प्लस 1, आप ये भी बोल सकते हो कि n जो है हमारा 2q प्लस 1 वाला कंडीशन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, ठीक। सो अब मेरा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो r है वो क्या है, q इंटू आपका 2q प्लस 1, ठीक। सो हम इस n स्क्वायर माइनस n को, इसका मतलब कंक्लूजन देख सकते हैं कि हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं किससे, एक बार इससे और एक बार इससे, कि n स्क्वायर माइनस n को हम यानी कि विभाजित कर सकते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।